हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग टैक्सेशन इन इंडिया देखेंगे एंड फिर आपके जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का वो देखेंगे। फिर सेबी हमारा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्सेशन इन इंडिया क्या है कि टैक्सेशन जो है हमारा इंडिया का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आती है उसके थ्रू गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मीन्स गवर्नमेंट को जो भी काम वगैरह करने हैं, फंक्शंस जो करने हैं, तो उनके लिए उनको एक रेवेन्यू चाहिए कहीं से, तो वो टैक्सेस से आती है, मेनली टैक्सेस से आती है। द एक्ट ऑफ लिविंग टैक्सेस इज कॉल्ड टैक्सेशन। एक्ट लगाने को टैक्सेशन कहा जाता है। ठीक है। टैक्स इज़ द वे बाय विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इट्स सिटीजन्स टू पे फॉर पब्लिक एक्सपेंसेस। सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करके फिर पब्लिक एक्सपेंसेस में उसे यूज़ करना। फॉर एग्जांपल आपके लिए रोड बनाना या फिर आपको बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट करती है वो आपसे टैक्स लेकर के फिर आपको वो सिक्योरिटीज़ वगैरह ये आपको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है। टू रन द गवर्नमेंट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ स्टेट, स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करना, मनी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, मनी रिक्वायर्ड है। सो द गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेस इन मेनी फॉर्म्स इन द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अलग अलग तरीके से जो टैक्सेस लगाती है एक इंडिविजुअल की इनकम पर या फिर कंपनीज़ का जो इनकम होता है उसके बेसिस पर अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। वही टैक्सेस को गवर्नमेंट कलेक्ट करके फिर आपके लिए एज अ वेलफेयर में भी यूज़ करती है उस टैक्स को। चलिए आगे देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। तो क्या है टैक्सेस? इंडियन टैक्सेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये देखिए हमारा जो टैक्सेस है हमारा ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स आपका, फिर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आइए देखते हैं ये दोनों क्या क्या हैं। और डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आर दोज डेट आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करता है। द बर्डन ऑफ टैक्सेस, दीज टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। ये क्या है कि इसका बर्डन जो है इंडिविजुअल पर है, जिस इंडिविजुअल पर है वही उसे पे करेगा, ये किसी पर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तब ये समझ आएगा अच्छे से। डायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे, जो जितना आपको कह सकते हैं एबल है पे करने के लिए वो उतना पे करे। फॉर एग्जाम्पल किसी का, अब आप इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा उसको इनकम पे, जिसका जितना ज़्यादा इनकम होगा उस बेसिस पे उसको उतना ही ज़्यादा टैक्सेस देने होंगे। ठीक है, एबिलिटी टू पे टैक्स। ठीक है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एग्जाम्पल आपका इनकम है, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा इनकम है उस हिसाब से उसे टैक्स पे करना होगा। आगे देखते हैं। अब हमारा जो टैक्स उसमें देखिए इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स इज़ अ टैक्स दैट गवर्नमेंट्स इम्पोज ऑन इनकम जनरेटेड बाय बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स विद इन देयर जुरिडिक्शन। क्या है कि इंडिया में गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स लगाती है किस पर, इम्पोज ऑन इनकम, जो इनकम जनरेट करती है थ्रू बिजनेस और इंडिविजुअल, जो उनका खुद का इनकम है उसके थ्रू या फिर बिजनेस के थ्रू जो इनकम वो जनरेट करें, तो उस पर टैक्स, कुछ टैक्स गवर्नमेंट लेती है, वही इनकम टैक्स हुआ। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ नेट इनकम डिफरेंट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर अप्लाइड। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ नेट इनकम, जो नेट इनकम है उसके बेसिस पर डिफरेंट रेट्स ऑफ इनकम अप्लाई होता है। ठीक है, नेट इनकम क्या है, जो कंप्लीट इनकम आपका है उसके बेसिस पर जो रेट आपके लगाते हैं गवर्नमेंट, उस पर जो एक फिक्स रेट है वो गवर्नमेंट लगाएगी। कितना आपका इनकम है तो उस पर कितना आपको टैक्स देना होगा। इनकम जितना बढ़ेगी टैक्सेस बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? इट इज़ अ टैक्स लेवीड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। इससे पहले क्या था, इनकम टैक्स। कंपनीज का इनकम, टोटल इनकम क्या होता है, उसमें प्रॉफिट भी आ रहा है और आपका जो एक्सपेंडिचर आपने कितना उस पर एक्सपेंड किया है, आप कितने लागत है, वो भी सब इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट पर। इट इज़ अ टैक्स लेवीड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, एडिशनली नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। इसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। अ कंपनी मस्ट पे अ सेपरेट टैक्स फ्रॉम इट्स ऑनर्स इनकम टैक्स सिंस इट इज़ रिकॉग्नाइज एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर टैक्स पर्पस। इसे एज अ कंपनी आप जब पढ़िएगा तो कंपनी को एक एंटिटी
एक लीगल एंटिटी समझा जाता है, माना जाता है। कंपनी अपने बिहाफ पर, एक कंपनी भी अपने राइट के लिए सू कर सकती है, और कंपनी पर आप, पूरे कंपनी पर भी आप सू कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल केस फाइल कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से एक कंपनी के जो अपना प्रॉफिट है, कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनका इनकम, उन पर टैक्स अलग देना होगा, जो वो उनका इनकम है, और कंपनी जितना अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है उस बेसिस पर उन्हें एक सेपरेट टैक्स देना होगा, उसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक का जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज डेट आर रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 आर रिक्वायर्ड टू पे कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, जो भी कंपनीज हैं उन्हें कॉरपोरेशन टैक्स पे करना है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या है? एनी प्रॉफिट और गेन रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट इज रिफर्ड टू एज अ कैपिटल गेन। ये क्या हुआ? कैपिटल गेन मीन्स, आप आगे देखिए, टैक्सेशन इज इम्पोज्ड ऑन कैपिटल सेल प्रॉफिट। ये क्या होता है? कैपिटल टैक्स तब लगता है जब आप, फॉर एग्जांपल, आप कुछ सेल कर रहे हैं। एग्जांपल आपने लैंड, देखिए एग्जांपल में इसका कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक लैंड, होम्स, ज्वेलरी, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। तो क्या आपने लैंड किसी से ख़रीदा, मान लीजिए कि 10 लाख में ख़रीदा, 10 लाख में आपने लैंड परचेज़ किया, फिर आप जब उसे बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कुछ इस पर, मान लीजिए आपने 15 लाख में बेचा, सेल किया, तो वो जो प्रॉफिट आपको हो रहा गेन, उस पर भी, उस गेन पर जो प्रॉफिट है उस पर एक टैक्स लगेगा, कुछ उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये कैपिटल गेन टैक्स है। एनी प्रॉफिट और गेन रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कैपिटल, सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट कौन कौन सा है? तो लैंड हो गया, होम्स हो गया, ज्वेलरी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, तो ये सब आपके और भी हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके कैपिटल गेन टैक्स के में आते हैं, कैपिटल एसेट हैं ये लोग। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड, डिफरेंट कैपिटल गेन्स टैक्सेस आर अप्लाइड टू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ये आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर अलग अलग कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। ये कब होगा? बेसिकली इसका एक ही क्या कह सकते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव नहीं, बेस है कि आप कुछ खरीद रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं, खरीदना नहीं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस पार्टिकुलर प्रॉफिट पर, और उसमें कौन कौन चीज़ आप सेल कर सकते हैं? तो लैंड, होम्स, ज्वेलरी, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। इन सब चीज़ों को सेल करने पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन हो रहा है, एक्स्ट्रा गेन, तो उस पर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस आपसे लेगी, तो वही कैपिटल गेन टैक्स हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा डिटेल में, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहरहाल आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स is a type of tax collected by an intermediary such as the retailer or manufacturer from the person who ultimately bears the economic burden of the tax, the consumer। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट टैक्स में क्या, हम एक इंडिविजुअल डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल से गवर्नमेंट, एक बीच में एक इंटरमीडिएरी आ रही है, वो फिर कलेक्ट करके वो फिर आगे गवर्नमेंट को ये क्या कर सकते हैं, उसे पे कर रही थी। इसमें क्या बर्डन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएरी। कौन इंटरमीडिएरी? रिटेलर, जो बनाने वाला, बेचने वाला, सॉरी, फ्रॉम द पर्सन हु अल्टीमेटली बियर्स द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स, द कंज्यूमर। ठीक है, जो कंज्यूमर है, ख़रीद रहा है, आपने कुछ पैसा, कुछ अमाउंट कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदा, उस पर जो पैसा आप रिटेलर को दे रहे हैं, वो फिर आगे वो पैसा आगे अपने जो एक चेन चलती है उसमें जो आगे जब देगा, तो उस हिसाब से टैक्सेस घटते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ बनती है रॉ मटेरियल, जहाँ पर आप कोई भी चीज़, आप जहाँ फैक्ट्री है जहाँ पे बनता है, वहाँ से आप खरीदिएगा तो आपको सस्ता मिलता है, और वही आप एज अ मार्केट से ख़रीद रहे हैं, शॉप से, तो फिर वहाँ आपको महंगा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स ऐड होते जाती है, वहाँ से निकला कुछ वक्त दूर गया तो वहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए, तो इस वजह से वो उसका एक प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। तो यही आपका इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह से हुआ, एग्जांपल है वो, कि बर्डन शिफ्ट होता है। ठीक है, बर्डन इसमें शिफ्ट होता है। द टैक्स इज़ इंक्लूडेड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड का प्राइस होता है, सर्विसेज या गुड्स, सर्विसेज समझते हैं, सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड होती है इंडिया में। फॉर एग्जांपल, आप एजुकेशन किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, एज एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी टैक्सेस लगते हैं। टैक्स ये आपके इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी का बैच परचेज़ कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल पूरा बैच
का प्राइस 1000 है तो उसमें कुछ उन्हें आपको टैक्स देने पड़ते हैं। जीएसटी देना या फिर जो भी टैक्स है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही है, तो जो भी देना हो वो एक उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। मेकिंग इट लेस विजिबल टू द कंज्यूमर, ये जो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर के लिए लेस विजिबल होता है। अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी, क्या है डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पे होता है इंडिविजुअल के द्वारा गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बाय द सेलर, जो सेल कर रहा है वो कलेक्ट कर रहा है पैसा, क्योंकि जो गुड्स है ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूड रहता है। जो टैक्स है, मान लीजिए 100 रुपया इसका प्राइस है तो इसमें में भी 10 रुपया आपका टैक्स हुआ, तो ये टैक्स कौन सेलर आपसे ले रहा है, फिर ये आगे फिर ये गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ठीक है। सेलर हुआ, फिर सेलर से इससे भी आप कुछ होते हैं, फिर वहाँ पैसा जाएगा, फिर वहाँ से एट द एंड जब फिर जाके गवर्नमेंट तक पहुँचेगा। ये का बर्डन शिफ्ट हो रहा है, आपका बर्डन था आपने सेलर पे डाल दिया, सेलर का बर्डन है वो आगे फिर पैसा पहुँचाएगा, टैक्स आगे बढ़ाएगा। आगे देखते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। ये क्या ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, या फिर एक एग्जांपल कर सकते हैं पार्ट में। एग्जांपल एक कस्टम ड्यूटी और जीएसटी आपको पढ़ेंगे इसके बाद। तो कस्टम्स ड्यूटी इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तब वहाँ उस वक्त कस्टम ड्यूटी लगती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कस्टम ड्यूटी का इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्म है। डेट द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री चार्जेस ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट चार्ज करती है। क्या फॉर एग्जांपल हमने इंडिया है ये हमारा, चाइना से हम कुछ सामान मंगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ से इस पर एक कस्टम ड्यूटी लगेगी जिससे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। चाइना से आपको अगर इंडिया में आपको अपना सामान बेचना है तो आपको कुछ उस सामान पर आपको कुछ टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जांपल चाइना से यहाँ आ रहा है 10 रुपये का सामान है और उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई 2 रुपया, तो वो फिर इंडिया में आके 12 रुपये में बिक रहा है। इसका 2 रुपया कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। ये कस्टम ड्यूटी हो गया जो चार्जेस लगते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमी, और कंट्री के मार्केट को भी प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि अदर कंट्रीज से मान लिया जाए कि चाइना से कोई सामान आ रही है और वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में ही बन रहा है, तो चाइना से मे बी वो थोड़े कम प्राइस में बेचे तो क्या उनका बिकेगा, इंडिया का नहीं बिकेगा। तो इससे क्या होता है, उन पर कुछ टैक्सेस लगते हैं जिससे कि जो कम प्राइस में इंडिया में है वो बिकें, तो इंडिया का भी प्रमोट हो रहा है, फिर वहाँ से भी उनका भी बिक रहा है तो उनसे भी हमें प्रॉफिट आ रही है। इंडिया का सामान है तो यहाँ से भी प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या है, कंट्री के इकोनॉमिक को भी इसको प्रोटेक्ट करना होता है, प्लस टैक्सेस से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो तो हो ही रहा है वैसे भी। नेक्स्ट देखते हैं अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ठीक है। दिस टैक्स केम इनटू इफेक्ट, ये क्या जीएसटी हमारा, इससे पहले जो अदर टैक्सेस थे, एक तरह से वन नेशन वन टैक्स की तरह ये काम करता है जीएसटी। बहुत सारे टैक्सेस थे, सबको मिला करके जीएसटी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दिस टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये क्या, इसके पूछा जाता है जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी का सबसे पहले फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर ये कब इंडिया में आया, 1 जुलाई 2017 इफेक्ट में आया। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 101st अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 101 101st अमेंडमेंट एक्ट से ये इंडिया में इंक्लूड हुआ है आपका जीएसटी, ठीक है। द अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, इस अमेंडमेंट के थ्रू एक आर्टिकल भी ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, 279A इंसर्ट हुआ, आर्टिकल 279A। ये आपको इस तरह से नहीं 279A, ठीक है, ये नया आर्टिकल है। दिस आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय ऑर्डर, एक जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट बनाएंगे इस आर्टिकल के अंडर, जो कि जीएसटी से रिलेटेड रूल्स वगैरह देखेगी, ठीक है। क्या रूल्स होने चाहिए, किस स्टेट को कितना जीएसटी मिलेगा। आप जब जीएसटी का देखिएगा, जीएसटी के फॉर्म में, तो वो 3 फॉर्म में होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ जीएसटी में टोटल जितने टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज स्टेट को जाता है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। और जुरिडिक्शन के बेसिस पर भी वो देखा जाता है। आगे देखते हैं, ये क्या 1 जुलाई सेलिब्रेटेड है जीएसटी डे, ठीक है। पहला 1 जुलाई को क्या, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उसी दिन से जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। द जीएसटी रिप्लेस एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस,
लेविड बाय दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने बता दिया पहले ही कि बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस पहले लगाए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल जीएसटी लगा। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय कालकर कमेटी। ये जीएसटी किसके रिकमेंडेशन पे आया? तो विजय कालकर कमेटी। ठीक है, फ्रांस वाज द फर्स्ट नेशन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954। फ्रांस जो है सबसे पहला कंट्री था वर्ल्ड में जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था। कब? 1954 में। बट इंडिया ने जो अडॉप्ट किया जीएसटी का मॉडल, वो कहाँ से अडॉप्ट किया? कनाडा से। फ्रांस भले ही पहला था, बट कनाडा में जो जीएसटी का मॉडल था वो सेम इंडिया ने वो अडॉप्ट किया है। सेम नहीं, कुछ चेंजेस भी हैं। आसाम वाज फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट जीएसटी। अब इंडिया में पहला स्टेट कौन सा था? तो आसाम था, जिसने कि सबसे पहले जीएसटी एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इन इंडिया इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। ये बताया था मैंने, 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ टैक्सेस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ टैक्सेस, कहाँ पर ज्यूरिडिक्शन है, किसका कहाँ ज्यूरिडिक्शन है। सबसे पहला आता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी है उससे पहले सी लगा दिया आपके, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सीजीएसटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? इंट्रा स्टेट। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कोई गुड्स बना, प्रोडक्ट बना, महाराष्ट्र में बिक रहा है, उस पर जो टैक्स लगेगी तो उसका कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी लग रही है उसका जो कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है उसे सीजीएसटी कहते हैं। ये एक ही स्टेट में, महाराष्ट्र में बना है तो महाराष्ट्र में ही बिक रहा है। अगर दूसरे स्टेट में जाके बिकेगा तो फिर वो आपको दूसरे में आ जाएगा। अभी देखते हैं तीसरा टाइप, उसमें आएगा। द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर सीजीएसटी इज मीन्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सीधा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जीएसटी को ही, जीएसटी टोटल कम्प्लीटली जीएसटी ही लिया जाता है। ठीक है, उसमें कहीं कहीं पे डिफाइन होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो या तो कहीं डिफाइन होगा कितना कौन से गवर्नमेंट को जा रहा है, नहीं तो फिर एज ए कम्प्लीट जीएसटी होगा। जीएसटी मान लीजिए 18% आपको जा रहा है तो 9% स्टेट को जाएगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये कहीं कहीं पे लिखा भी रहता है डायरेक्टली कि किसको कितना जा रहा है, नहीं तो डायरेक्टली आपको जीएसटी लिखा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकेंड फॉर्म हुआ। फर्स्ट फॉर्म आपका क्या था? सीजीएसटी। सेकेंड फॉर्म एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम से समझ रहे हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट समझ गए, इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट में, महाराष्ट्र में बनाए तो वहीं पे जो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगा वहीं पे बिक रहा है, वहीं पे बन रहा है, तो उसका कुछ पार्ट इंट्रा स्टेट वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो जो पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है वो एसजीएसटी का रहा है। ठीक है, द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर एसजीएसटी गोज टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट का है उस स्टेट के गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, अब आता है थर्ड हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म इसका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें क्या है, आईजीएसटी क्या हो जाए? आईजीएसटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब ये इंटर स्टेट है, एक स्टेट ये हुआ, एक स्टेट ये हुआ। महाराष्ट्र में बना, यूपी में जाके बिक रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यूपी जा रहा, तो इस पर जो टैक्स लगेगा तो इस पर जीएसटी नहीं लिखा रहेगा, इस पर आईजीएसटी रहेगा, आईजीएसटी टोटल कम्प्लीटली। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है आईजीएसटी, इस पर भी कुछ पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। अब ये बताइएगा कौन से गवर्नमेंट को जाएगा ये कुछ पार्ट। एग्जांपल महाराष्ट्र में, अगर ये आपका सवाल है, आपको कमेंट में टाइप करना है, महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो जाके यूपी में सेल हो रहा है, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आईजीएसटी जाएगा ही। अब इसका कुछ पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा, क्योंकि अब वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, इसका पार्ट जो इस टैक्स का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज स्टेट को जाएगा। कौन से स्टेट को जाएगा, क्या महाराष्ट्र को मिलेगा या फिर यूपी को जाएगा, तो ये बताइएगा आप। अब पढ़ते हैं इसको। आईजीएसटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये तो यहाँ तो लिखा है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अब ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कौन होगा इस केस में, ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया मुंबई और यूपी के बीच में, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक हमारा टैक्स का कंप्लीट हुआ, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम जो बेसिक से इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट। तो आइए देखते हैं मार्केट क्या होता है। अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पार्टीज कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे पार्टीज मिलते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। आपने प्रोडक्ट बनाया तो आप उसको एक्सचेंज करें, मीन्स किसी को सेल कर रहे हैं, वहाँ से आप, पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था कि कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वहाँ से कुछ प्रोडक्ट आ रहा। अभी क्या है कि हम सेल करेंगे तो कुछ पैसा आएगा, फिर उससे हम दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये जो प्लेस है जहाँ पर इस तरह होता है, ये उसे मार्केट कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ इट मे बी फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल हो सकता है मार्केट, तो फिजिकल मार्केट समझते हैं, मतलब जनरल जो रोड पर जो मार्केट आता है वहाँ वो फिजिकल। वर्चुअल मार्केट आपका अमेज़ोन वगैरह हो, वहाँ पे वो भी मार्केट एक तरह से, आप चीज़ें वो वहाँ पे प्रोडक्ट वो लोग लाते हैं, आप वहाँ से ख़रीदते हैं। इन अदर वर्ड कह सकते हैं द मार्केट रिफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कम्युनिटी आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कम्युनिटी। परचेज करना, सेल करना, बायर और सेलर दोनों होते हैं उस एरिया में। एक होल रीजन कहलाता है मार्केट, जहाँ पे बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अपना परचेज और सेल का करते। कम्युनिटी क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट है वही। अब फिजिकल वर्चुअल हो गया, आगे बढ़ते हैं। मार्केट यही बेसिकली, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट देख लेते हैं, कितने तरह के मार्केट होते हैं। तो पहला आपका परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। अब क्या है कि अ मार्केट सिचुएशन, वैसा मार्केट, एक जो मार्केट है अब उसमें उसके आपके अलग अलग फॉर्म है, तो वो फॉर्म क्या है, एक परफेक्ट कंपटीशन हो। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा कि वो मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे एंड सेलर होंगे, बहुत सारे ख़रीदने वाले भी, बहुत सारे सेल करने वाले भी, डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो एक तरह से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हों, एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। तो वो प्राइस किसके द्वारा फिक्स्ड होगा, मार्केट के द्वारा। कि पूरे मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं या फिर जितने भी आपके बायर्स हैं, बायर्स तो नहीं, इसे बेसिकली सेलर ही फिक्स करते हैं, बायर भी फिक्स करते हैं, बट जो भी प्रोडक्ट है इसमें होमोजीनियस होगा। पहली बात, सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे और नंबर क्या होगा, सेलर के भी ज़्यादा और बायर के भी ज़्यादा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ। तो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन, मीन्स एक तरह से परफेक्ट आपको कंपटीशन है कि एक कोई मार्केट है, एक कोई दुकान है जहाँ पर जो चीज़ आपको मिल रही है वही चीज़ दूसरे दुकान पर भी मिल रही है, ठीक है। तो वो एक कंपटीशन है, आप यहाँ जा रहे हैं उस दुकान के लिए कंपटीशन होगा, जितने भी ज़्यादा हैं, तो ये परफेक्ट कंपटीशन चलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जनरली क्या, एक बायर भी अपने लिए वो प्राइस फिक्स कर सकता है। अब मोनोपोली देखते हैं। मोनोपोली क्या होता है, सेकंड, इट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, मतलब उसका कोई क्लोज क्या कह सकते हो उसको, सब्सटीट्यूट, समझ रहे हैं। कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मीन्स कोई उसको सब्सटीट्यूट करने वाला उसकी जगह पर कोई नहीं हो सकता है, तो वो होगा मोनोपोली। उस सिचुएशन को मोनोपोली कहेंगे। बेसिकली जो मोनोपोली वर्ड ही है ये आपको मोनस प्लस पोलस से मिलकर बना है। मोनस में सिंगल होता है, सिंगल, एंड इसका मीन सेलर, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका क्या हुआ, मोनोपोली। ये तो समझ रहे होंगे, क्लियर है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रेलवे जो है एक अच्छा क्या कहते हैं उसे, एग्जांपल था मोनोपोली का, बट वो भी अब वहाँ पर भी रेलवे सर्विसेज अभी भी है, एक तरह से कह सकते हैं, उतना भी फेमिलियर नहीं है। तो रेलवे एक अच्छा एग्जांपल है मोनोपोली का, जिस वहाँ पे किसकी मोनोपोली, सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली है। गवर्नमेंट ही रेलवे की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है कि हाँ कोई और दूसरा रेलवे बना हुआ है, रेलवे सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये क्या हुआ, ये एक मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच का है, ठीक है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो दोनों तो जिस तरह से आप देख रहे थे, परफेक्ट कंपटीशन ठीक है बट उतना फेमिलियर नहीं है, मोनोपोली भी उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, बट मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन ये बहुत फेमिलियर है, ये रियल आपको दिखेगा। दिस इज़ अ मोर रियलिस्टिक सिनेरियो दैट एक्चुअली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड में एक तरह से ये एक्चुअली आपको मिलेगा जगह जगह पर। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स।
मोनोपोली में क्या होता था कि एक ही सेलर है, बायर भले बहुत सारे हैं, बस सेलर एक है, ठीक है। और कंपटीशन में क्या था कि जितने बायर उतने सेलर है। बट इसमें क्या मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बायर वहाँ थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर वहाँ थे। मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि यहाँ पे स्टिल मोनोपोलिस्टिक लिखा हुआ है, बट इसमें स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। बट क्या होता है, दे ऑल डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। वहाँ पे क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है, मीन्स एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते हैं। द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट ऑल सेलर्स सेल स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। सिमिलर होते हैं कुछ हद तक, बट फिर भी एक डिफ्रेंशिएशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका एक अच्छा एग्जांपल सोप है। जो साबुन वगैरह ख़रीदते हैं तो क्या है कि उसमें जो कुछ कंपनी एज अ ब्यूटी के बेसिस पर उसको डिफ़ाइन करती है, कुछ मेडिकल पर्पस पे वो बना होता है, ठीक है। तो वो क्या है, सोप एक तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का अच्छा एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लक्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरह से मीन्स मॉइस्चराइज़र के लिए हुआ, पियर्स हुआ, ये सब साबुन। और बहुत से ऐसे जो सोप हैं वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इस मेडिकली वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, कह सकते हैं आप। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोपोली। हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, फिर इसके बाद हमने मोनोपोली पढ़ लिया, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ लिया। अब आता है ओलिगोपोली। इट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। फर्म्स एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे फर्म्स होते हैं। मोनोपोली में एक ही रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन में या फिर परफेक्ट में तो होता ही है, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ रहेंगे। यहाँ पे क्या कि फ्यू फर्म्स होंगे सेलिंग होमोजीनियस एंड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये थोड़ा मिला जुला है, ये मिक्सअप ही कह सकते हैं, बस इसमें जो फर्म है वो कम होंगे, सेलर एक तरह से कह सकते हैं। होमोजीनियस भी रहेगा प्रोडक्ट और डिफ्रेंशिएटेड भी रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का हो। ओलिगोपोली। अब डुओपोली क्या, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली। ये ओलिगोपोली का ही एक केस हो गया जहाँ पे दो ही सेलर होंगे। तो अगर आप ओलिगोपोली और डुओपोली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ओलिगोपोली में सेलर फिक्स नहीं है, एक से ज़्यादा होंगे, बट डुओपोली में फिक्स है, दो ही होंगे। डुओ से ही समझ सकते हैं डुओपोली, ठीक है। इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली। तो ये आपका मार्केट हुआ, और मार्केट के स्ट्रक्चर दो बेसिक्स हैं जो कि आते हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेबी। सेबी क्या है आपका, फुल फॉर्म क्या है इसका। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एस वगैरह कुछ भी मत छोड़िएगा, पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सेबी आपको कहाँ मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेडक्वार्टर आप लोग बताइए कमेंट में। जनरली जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके हेडक्वार्टर एक ही जगह होते हैं, ठीक है। वो कौन सा एरिया है, कौन सा जगह है, कौन सा आपको सिटी है, वो बताइए आप कमेंट में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सेटअप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। मार्केट के सिक्योरिटीज़ को फंक्शन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेबी बना था। कब बना था, सेटअप हुआ है 1988, ये ध्यान रखिएगा ईयर 1988 में। इट वर्क एज वॉच डॉग फॉर स्टॉक एक्सचेंज, एज अ वॉच डॉग की तरह काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आप आगे देखिएगा, इसमें स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। इसमें क्या, ऑन 12 अप्रैल 1992 सेबी वाज ग्रांटेड लीगल स्टेटस। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में, बट उसे लीगल स्टेटस नहीं मिला था। अब क्या 12 अप्रैल आपको 1992 को सेबी को लीगल स्टेटस ग्रांट कर दिए गए। अब ये क्या, इसकी पावर बढ़ गई। पहले तो क्या था, बस रेगुलेट करना था फंक्शन को, अब रेगुलेशन के साथ साथ पनिशमेंट भी दे सकती है सेबी, ठीक है। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है वो किसी भी तरह का गलती वगैरह या फिर मैल प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ पर सेबी पनिशमेंट भी दे सकती है, लाइसेंस वगैरह सब हटा सकती है, ठीक है। सेबी वर्क्स अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब सेबी जो है किसके अंदर काम करता है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स and to promote the development of a stock exchange and to regulate the activities of stock market. ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, क्या है, इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, या आप स्टॉक एक्सचेंज जो है, आपको BSc पढ़ते होंगे, स्टॉक मार्केट जो लोग खेलते हैं वगैरह, खेलना नहीं कहेंगे, एक तरह से बिजनेस है अभी।
तो क्या है कि वहाँ पे क्या होता है, कोई भी फॉर एग्जांपल आपको कंपनी क्रिएट करनी है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे जिसके पास पैसा है वो तो अकेला ही कर लेगा, बट जिसके पास नहीं तो उसमें फिर कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या होता है, एक जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर शेयर्स वो रिलीज़ करते हैं, वहाँ से इंडिविजुअल ख़रीदता है, उसके बदले पैसे देते हैं। वो जो पैसा वहाँ जो शेयर खरीद रहे वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, वो उसे डेवलपमेंट करी। अब कंपनी के जितना प्रॉफिट होता है उसमें जितना उसका शेयर होता है वो उसको शेयर के बेसिस पर अपने परसेंटेज उनको प्रॉफिट मिलते हैं, डिविडेंड लास्ट में मिलता है। तो ये आपका हुआ एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज का, जो मैं बता रहा था थोड़ा ब्रीफ हुआ क्या करता है। तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, तो सेबी करता है। वहाँ पर अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं तो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदा शेयर, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज आने वाले बाद में फिर कहे कि आपने तो कुछ ख़रीदा ही नहीं है। तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होनी चाहिए, फिर आप उस प्रूफ को लेकर के सेबी के पास जाइए, वो सेबी फिर इसे देखेगी, ठीक है। एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करेगा कि स्टॉक मार्केट किसी भी तरह का मैल प्रैक्टिस ना करे, ठीक है, कोई इलीगल बिजनेस को बढ़ावा ना दे, ठीक है। तो ये भी काम सेबी का है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया देयर आर 2 नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया में क्या है, नेशनल लेवल पर 2 हैं, ठीक है। इंडिया में नेशनल लेवल पर 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई में है, ठीक है, दोनों मुंबई में ही। बेसिकली BSE जो है, आपने मूवीज़ वगैरह देखे होंगे, स्कैम 1992 मूवी है, तो उसमें अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। मीन्स इसके बारे में नहीं बताया क्या हुआ है, बट किस तरह से होता है, एक स्टोरी थी हर्षद मेहता की, तो वो स्टोरी वहाँ एक्सप्लेन की गई। तो वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्लोजली क्या मॉनिटर किया गया, मॉनिटर नहीं कह सकते, क्लोजली उसमें दिखाया गया क्या होता है, ठीक है। अब इट वाज सेटअप टू मीट नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। सेबी जो सेटअप हुआ था किस लिए, 3 ग्रुप के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। पहला इशूअर, इशूअर कौन, इशू जो कर रहा है, जो इशू कर रहा है मीन्स जो वहाँ पे शेयर इशू कर रहा है, ठीक है। और आपको कंपनी खोलना है तो आप कंपनी का कुछ शेयर स्टॉक मार्केट में आपने इशू कर दिया कि ये हम ओपन कर रहे हैं, आप खरीद, इन्वेस्टर जो है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो ख़रीद ले। तो इशूअर्स, फॉर इशूअर्स इट प्रोवाइड्स अ मार्केट इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड ईजिली। जहाँ पे क्या रेज कर सकते हैं फाइनेंस, किस लिए रेज करेंगे फाइनेंस, क्योंकि उनको कंपनी रन करनी है, पैसों की ज़रूरत है, तो वो फिर यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, उसे रेज करेंगे, ठीक है, फाइनेंस रेज करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स, सेकंड कौन आता है, इन्वेस्टर। फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन, जनरल पब्लिक जो इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। फॉर इन्वेस्टर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एन एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज जो है एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको शो करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, अगले दिन कुछ और इन्फॉर्मेशन शो करे, ऐसा नहीं है। करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शो करेगा और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड, इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज क्या है, आपका स्टॉक, यही बॉम्बे स्टॉक मार्केट है, ठीक। सेबी क्या करता है, सेबी बेसिकली इशूअर, उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है। इशूअर अगर जो इशू कर रहा है तो वहाँ पर भी सेबी जो है आपको क्या कह सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी तरह का उनके साथ इलीगल कुछ भी नहीं करे, उनके साथ किसी भी तरह का वायलेशन ना हो रूल एंड रेगुलेशन का, वो सेबी देखेगा। इन्वेस्टर के लिए भी सेबी देख रहा है। इंटरमीडिएरीज को भी सेबी ही रेगुलेट कर रहा है। फॉर इंटरमीडिएट इट प्रोवाइड्स अ कम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। इंटरमीडिएरीज जो हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट क्रिएट करता है। तो ये 3 जो हैं आपके बेसिकली 3 ग्रुप के नीड्स को फुलफ़िल करता है सेबी। ये हुआ हमारा आपका जो है ये कंप्लीट हुआ ये लेक्चर पार्ट 3। थैंक यू फॉर दिस। मोस्ट ऑफ द मैंने अभी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पोर्शन कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट कुछ बचे हैं तो वही मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। बाकी जो मैंने जो क्वेश्चन किए वो आप कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन था आपका क्या था कि आपको सेबी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था वो टैक्स था, ठीक है, वो बताइएगा कमेंट में।